नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। महंगाई की चौतरफा मार से आम आदमी का हाल बेहाल है और उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि आमदनी अठन्नी में वो रुपया कैसे खर्च करे। लोग सरकार से आस लगाए बैठे हैं कि वो उन्हें जल्द से जल्द राहत देगी, लेकिन ऐसा होने की बजाय आम आदमी को महंगाई के मोर्चे पर एक बार फिर से झटका लगा है। जी हाँ, कई सालों से उच्च स्तर पर पहुंची महंगाई के कारण रिजर्व बैंक अब एक बार फिर से रेपो रेट बढ़ाने का ऐलान कर चुकी है और इसके साथ ही अब आपका तमाम तरीके का लोन, यहां तक कि ईएमआई में भी बढ़ोतरी की गई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि सरकार राहत देने की बजाय लगातार झटके पर झटके क्यों दे रही है। वहीं आने वाले समय में क्या राहत मिलने की कोई उम्मीद है भी या नहीं, इसी पर आज होगी चर्चा। और आज के मुद्दे को लेकर लोन फिर हुआ महंगा में हम इसी बात पर बातचीत करेंगे। महंगाई से पस्त आम आदमी को एक बार फिर से महंगाई के डोज मिले हैं और आरबीआई ने बढ़ती महंगाई को काबू में लाने के लिए बुधवार को प्रमुख नीतिगत दर रेपो रेट 0.50% तक इसे बढ़ा दिया गया है और बढ़ोतरी के बाद से रेपो रेट 4.9% हो गया है। इससे पहले महंगाई 4 मई को आरबीआई ने अचानक से रेपो रेट में 0.4% तक का इजाफा किया था। रेपो रेट का सीधा सा मतलब यह है कि रिजर्व बैंक की तरफ से बैंकों को लोन महंगी दर पर मिलेगा। ऐसे में बैंक इस बढ़ोतरी को ग्राहकों तक ट्रांसफर करेंगे और उनके लिए भी कर्ज लेने की दरें महंगी हो जाएगी। वहीं अगर आपको होम लोन चल रहा है तो उसकी ईएमआई में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि इससे उन लोगों को फायदा होगा जो बैंक में एफडी कराते हैं, क्योंकि इससे एफडी की दरें भी बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि देश में मुद्रास्फीति की दर लगातार 6% के ऊपर बनी हुई है और आम जनता को राहत देने के लिए आरबीआई की तरफ से ये कदम उठाया गया है। हालांकि इससे वाकई कितनी राहत मिलेगी अब ये देखना अहम होगा और इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ 3 मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिसमें बीजेपी से हमारे साथ शंकर लाल तिवारी जी हैं और हमारे साथ कांग्रेस से अश्विनी हांडा जी जुड़े हुए हैं और अर्थशास्त्री जी हमारे साथ में आरजी द्विवेदी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का ही सर बहुत स्वागत है। मेरा सवाल सबसे पहले शंकर लाल जी आपसे है कि सरकार से सब लोग ये आस लगाते हैं कि महंगाई कम होगी, महंगाई कम होगी और सरकार भी इस तरीके से कई जो प्रयोग है वो करती हुई नजर आती है, लेकिन महंगाई कम होने की बजाय लगातार बढ़ रही है। कैसे राहत देंगे आप इसे? देने के प्रयास में रिजर्व बैंक ने कहा भी है कि जो महंगाई बढ़ रही है उसमें हम कहीं न कहीं अंकुश आ जाए, उसमें अंकुश लग सके और हम कुछ राहत जनता को दे सके और इसलिए रेपो रेट उसमें बढ़ोतरी की। मेरा ये कहना है कि हो सकता है कि तात्कालिक रूप से रेपो रेट बढ़ने से कुछ मामलों में, जैसा आप कह रहे हैं लोन का मामला है, इसमें कुछ थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो जाए। आपने देखा होगा कि कई बार रेपो रेट में जब इस तरीके के परिवर्तन होते हैं तो बढ़ोतरी भी होती है और कई बार कस्टमर्स को, उपभोक्ताओं को लाभ भी मिलता है। आपने अभी देखा होगा कि केंद्र की सरकार ने एक ही झटके में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और विशेष करके जो प्राइवेट सेक्टर में रसोई गैस कमर्शियल यूज होते हैं उनमें भी, और उन्होंने बड़ी हुई तरह थी काफी पेट्रोल डीजल को लेकर के, रसोई गैस को लेकर के जनता के मन में, सियासतदानों के भी मन में काफी उथल पुथल थी। अपन सब इसकी चर्चा में परेशान थे और सरकार ने जैसे ही उसका अवसर मिला उसने उस डीजल पेट्रोल के करों में कमी करी और कहीं न कहीं उसमें जो भी राहत संभव थी बजटीय परिस्थितियों के अनुरूप वो देने का काम किया। नहीं शंकर लाल जी, अगर ईएमआई की बात करें, शंकर लाल जी पूरे कर ले दीजिए। सरकार वचनबद्ध है आम आवाम के लिए कि उसका घर, उसका चूल्हा चौकी ठीक चले और उसी कारण से कोरोना की तमाम विपत्तियों के बाद जो आर्थिक अवनति हुई है देश की भी, घरों की भी, गरीब की भी, अमीर की भी, वो जो आर्थिक एक बाधा बहुत बड़ी खड़ी हो गई है, उससे जूझने के लिए गरीबों को लगातार 1 साल तक और फ्री में मुफ्त अनाज दिया गया ताकि ये महंगाई से त्रस्त होकर के इनकी थाली खाली न रहे। सरकार तमाम प्रयास कर रही है महंगाई से राहत दिलाने के लिए और उसके प्रयास पूर्व में अभी हुए हैं और रेपो रेट बढ़ने के पीछे भी रिजर्व बैंक ने स्पष्ट कहा कि हमारा कहना यह है कि महंगाई में थोड़ी हम कंट्रोल कर सके आर्थिक रूप से, इसलिए रेपो रेट बढ़े। चलिए ठीक है। अश्विनी हांडा जी, आपका क्या कहना है? परेशानी ये है कि दूध और दही भी गरीब के हाथ से निकल गया है। जो 5-10 रुपए का दूध लेके चाय बनाता था उसकी हालत इतनी हो गई है कि
10 रुपए दूध और दही महंगा कर दिया गया है सरकार की तरफ से। और गरीब आदमी अब दूध या दही का उपयोग नहीं कर सकता है, ये सरकार ने सुनिश्चित कर दिया है गरीबों के लिए। सिर्फ अमीर ही दूध और दही का उपयोग कर सकता है। कहीं पे भी कोई राहत नहीं है रोजगार में, सरकार की तरफ से कोई पॉलिसी नहीं है रोजगार के लिए। रोजगार छिनता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है और देश पूरी तरह से फ्री राशन पर जो है वो आकर टिक गया है। अगर सरकार राशन बंद कर देती है तो समझ लो कि 80 करोड़ जनता भूखी मर जाएगी। अगर सरकार इस तरह का कोई कदम उठाती है, और हम अब सरकार से आह्वान करते हैं कि 80 करोड़ लोगों को जो प्रधानमंत्री कहते थे कि हम फ्री राशन देते हैं, अब इनको लाइफ टाइम जो है वो फ्री राशन मिलना चाहिए, ताकि आप रोजगार तो नहीं दे पाएंगे लेकिन आप इनको अपाहिज जरूर बना रहे हैं कि ना वो कोई काम करे और सरकार का राशन जो है वो फ्री का खाएं, फ्री की बिजली ले, और इसी तरह से देश आपने आज अपाहिज बना दिया है महंगाई करके। जिस तरीके से आज महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतें रुक नहीं पा रही हैं, पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया है। जो आरबीआई की महंगाई दर है वो 6% है, उसका भी आपने रिकॉर्ड तोड़कर आज 8% महंगाई दर हो गई है। और 15% आपने जिस तरीके से लोगों के दवाई जो लाइफ सेविंग दवाइयां थी उस पर 15% और वृद्धि कर दी है कि आम आदमी जो अपना इलाज कराता था वो अब इलाज भी नहीं करा पा रहा है। वो दिल की बीमारी से, वो कैंसर से मरता है तो मर जाए, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। आरजे द्विवेदी जी अर्थशास्त्री हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। द्विवेदी जी, आपका क्या कहना है? रेपो रेट एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। अब रेपो रेट बढ़ गया है तो साफ तौर पर ये भी कहा जा रहा है कि ईएमआई भी बढ़ेगी। अब अगर आम आदमी को देखें, एक मध्यम वर्गीय परिवार को देखें, तो वो मोबाइल भी लेता है तो आजकल ईएमआई पर ले रहा है। अब ईएमआई ही इतनी बढ़ जाएगी तो आम आदमी क्या करेगा? द्विवेदी जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। जी, हमारी आवाज पहुंच रही है सर आप तक? हाँ, आ रही जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। सवाल फिर से दोहराऊं मैं अपना? हाँ, दोहरा दीजिए। जी, सवाल मेरा ये है द्विवेदी जी कि जिस तरीके से आम आदमी पर महंगाई की मार एक बार फिर से पड़ी है, रेपो रेट बढ़ा दिया गया है। अगर आम आदमी की बात करें तो वो अपना एक मोबाइल भी आजकल ईएमआई पर लेता है। अब ईएमआई ही बढ़ जाएगी तो आम आदमी कहां पर जाएगा? मध्यम वर्गीय परिवार की क्या स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है इस वक्त? आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, और लेकिन ये जो आरबीआई के आंकड़े आए हैं, ये आंकड़े अपेक्षित थे। ऐसा इसी तरह की उम्मीद भी थी। देखिए, ये केवल अपने देश की समस्या नहीं है, ये वैश्विक समस्या है। और ये जो यूक्रेन का और रूस वाला ये चल रहा है और इतना लंबा खिंच गया, और अभी आज के डेट में युद्ध बंद भी हो जाए तो भी उसकी समस्या बनी रहेगी। अब देखिए, जो पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं, करीब हमारे यहाँ 80% जो पेट्रोलियम उत्पाद हम बाहर से लेते हैं, और इनका सबका 100 रुपए के लेके 110 रुपए बैरल पेट्रोल का रेट बढ़ गया है। तो इसका भी हमारा परिवहन की जो लागत होती है बढ़ती है, तो उसका महंगाई पे असर पड़ता है। हर चीज को एक जगह से दूसरी जगह निकालने पड़ता है। अब अमेरिका और जापान और हर जगह लीजिए, पिछले 40 सालों से सबसे ज्यादा महंगाई। अब ये वो नहीं है कि वहाँ है, हमारे यहाँ भी होना चाहिए। इसके लिए कुछ कदम उठाए जाने की आवश्यकता थी, और अभी तो फिलहाल ऐसी कोई चीज दिखती नहीं कि घटेगी। हमको तो इससे भी ज्यादा महंगाई झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा मानसिक रूप से, क्योंकि समस्या दूसरी है। समस्या ऐसा देखिए, जो आज आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया है कि जो महंगाई की दर होगी, अभी पिछले वर्ष में 5.7% औसतन थी, तो वो बोल रहे कि 6.7 होगी, और हमारी जो ग्रोथ है वो बोल रहे 7.2% होगी। तो महंगाई और ग्रोथ माने जो है दोनों यदि आसपास रहेंगे तो ये बहुत तकलीफदायक स्थिति होने वाली है। और इसको बोलते हैं कहीं मंदी का मार, जिसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन मतलब जिसमें महंगाई बढ़ जाए और वृद्धि गिर जाए। कई बार खुदरा मूल्य में महंगाई बढ़ने से और आर्थिक वृद्धि होती रहती है तो ठीक रहता है, लेकिन अभी तो फिलहाल जो और सबसे बड़ी इसका असर गरीब तबके पर होता है,
जो असंगठित क्षेत्र से जो मजदूर होते हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला जो कार्य बल होता है उन्हें पड़ता है। इसलिए भी इसके लिए सरकार को थोड़ा सा और प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी और सरकार का ध्यान है उसको, तो उसको करें। तो उसी ट्रेंड में ये जो आज CRR को बढ़ाया है कि बाजार से इससे थोड़ी तरलता कम हो जाए और तरलता कम होगी तो पैसे खर्च कम होगा, ये इसकी आशा यही है। तो ये वैश्विक समस्या है, समस्या अपने देश की भी है। कोरोना से हम लोग किसी तरह से उभरे थे और उभरने के बाद हमारी गतिविधियां बहुत अच्छा पकड़ी, सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ था। के जो रिजल्ट आए थे वो भी बहुत अच्छे उत्साहवर्धक थे, लेकिन ये महंगाई होने से कभी इस पे जो अपना रियल एस्टेट का है उसमें बड़ा असर पड़ेगा। दूसरी जो हर चीज महंगी होती चली जाएगी तो देखिए हमारी खपत कम हो जाएगी और जो खपत कम हो जाएगी तो आर्थिक विकास रुक जाएगा। तो इसलिए अभी तो थोड़ी हमको तैयारी रखना चाहिए कि महंगाई बढ़ेगी। बिल्कुल द्विवेदी जी, लेकिन आपकी सारी बातों से सहमत है, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भी कहीं ना कहीं महंगाई जो है वो बढ़ी है, कोरोना भी निकला है, उसके कारण भी जो अर्थव्यवस्था है वो चरमराई हुई है, सारी बातें मान ली, लेकिन जनता के पास में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कोरोना के कारण जॉब भी चली गई है। अब उतने जिस पैसों में वो कोरोना के पहले जॉब किया करते थे, अब उतने पैसों में उन्हें जॉब मिल भी नहीं पा रही है। तो महंगाई वहीं की वहीं है, लेकिन इंसान की जरूरतें तो वैसी की वैसी है जैसे कोरोना के पहले थी। तो इस पर किस तरीके से लगाम जो है वो लगाई जा सकती है? जो आर्थिक, देखिए कोरोना के पहले जितनी हमारा नकारात्मक ग्रोथ हो गई थी, लेकिन कोरोना के बाद में इस पूरे देश में बहुत अच्छी आर्थिक गतिविधियां बढ़ी और आर्थिक गतिविधियां बढ़ने के कारण से ये अपना 1.2% के आसपास तक जीडीपी वो चला गया था। और लेकिन समस्या जो ये खुदरा महंगाई दर है पिछले कई महीनों से हम लोग देख रहे हैं कि 6% से ऊपर चल रही है और ये अप्रैल के महीने में 7.8% तक जाके पहुंच गई थी। तो कुछ माने जो वैश्विक परिस्थिति रही है, लेकिन हमारी जो घरेलू स्तर पर जो आर्थिक विकास है उसका भी ये उसका कारण है। तो जैसे आप देखिए इससे मांग में कमी हो रही है, अभी जो महंगाई आप और बढ़ जाएगी। आप देखिए जो जिसको FMCG कहते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं, उनमें पिछला जो क्वार्टर था, पिछली जो तिमाही थी, उसमें खाद्य तेल पैकेज आटा जो पैकेज तो होता है, कंफेक्शनरी का सामान, डिब्बा सामान, इनमें सब में करीब 10% से लेकर 20% तक मांग में कमी आई है। और जब मांग में कमी आती है तो देखिए आर्थिक विकास के 4 पहलू हैं, एक तो खपत, दूसरा निवेश, तीसरा सरकारी व्यय, चौथा कुल निर्यात। तो हमारा निवेश कम हो गया है और आयात बढ़ गया है और दूसरा हमारा खपत में कमी हो रही है, डीजल कम हो रही है, मांग कम हो रही है। और चूंकि ये परिस्थिति ऐसी है कि कोई निवेश आ नहीं रहा है, सरकार के पास भी पैसे की थोड़ी सी कमी है, इसलिए सरकार ये भी नहीं रहा। एक चीज अच्छी है कि जो हमारा फिजिकल डिफिसिट है वो अपने कंट्रोल में है। और दूसरी बात यह है कि ये बेरोजगारी जो है वो भी बहुत बढ़ती जा रही है। अकेले महंगाई तो ठीक है, महंगाई के साथ खूब के साथ केतु भी है, बेरोजगारी की जो दर है ये करीब 1% पहुंच गई है और 8 समथिंग 7 की बेरोजगारी है और 7.1 बेरोजगारी जो CMI का रिजल्ट था। तो यहाँ पर उनका इज्जत आना ये है, यह कारण भी है महंगाई बढ़ी है। अभी इसमें 75% खाद्य फूड इन्फ्लेशन, जो जैसे टमाटर को महंगा हो जाना, नींबू को महंगा हो जाना, ये सब है। कुछ राज्य सरकारों में बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं। तो जैसा केंद्र सरकार ने अभी उसमें पेट्रोल में अपने ड्यूटी में कम की, उसे राज्य सरकारों को भी कम करना चाहिए। यदि उसको कम करेंगे तो निश्चित रूप से ये भले कितना भी करें रेपो रेट तो महंगाई में कंट्रोल आएगा। यदि उसको पेट्रोल डीजल के भाव को राज्य सरकारों को भी आगे आना चाहिए, इस तरह से कोई सुधार किया उसे अनुसार होना चाहिए, लेकिन राज्य सरकारें नहीं कर रही, उनको अपना अलग आर्थिक करना है। चलिए ठीक है, श्रद्धालाल तिवारी जी, अगर RBI ने अपना रेपो रेट बढ़ा दिया है तो जनता को किस तरीके से लाभ जो है वो पहुंचेगा? अभी बताया भाई साहब ने, वो विद्वान अर्थशास्त्री हैं जी।
उन्होंने बताया कि रेपो रेट के कारण बाजार में तरलता आएगी, मनी के में अर्थ में तरलता आएगी और उसके कारण बाजार में कहीं न कहीं एक दो क्षेत्रों की मैं बात मान सकता हूँ, जैसा आप कह रहे हैं कि तात्कालिक रूप से EMI बढ़ जाएगी और कुछ लोन महंगे हो जाएंगे, ये संभव है कि ये होगा। पर इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में से पूंजी बाजार में होगी और पूंजी बाजार में घूमेगी, शासन की स्थिति जो रहेगी तो उसमें भी सुधार आएगा। और उसके बावजूद अन्य जिन्स जो है, जैसे देखिए कुछ तो सीजनल महंगाई रहती है। अभी महंगाई जो है तो सब्जी में थी, पर अभी पिछले दिनों में जब सब्जियां बाजार में आई तो मैं देख रहा हूँ कि आज भिंडी हो और टमाटर हो, आलू हो, प्याज भी यथा स्थिति में है, बल्कि इनके कुछ न कुछ दाम घटे हैं। तेल में भी कुछ अभी कमी आई है, खाने के तेल में भी दामों में जी। और मैं सोच रहा हूँ इस आर्थिक स्थिति के मामले में सरकार हमेशा चिंतनशील रही है। परिस्थितियां है और जैसा कि अभी भाई साहब ने कहा, ये वैश्विक संकट है। वैश्विक संकट में एक तो पहले कोरोना था ही, नीम उसमें करेला चढ़ा, अब उसके बावजूद ये यूक्रेन का युद्ध। अभी हमने देश के अंदर हमारी गोदामों में लाखों टन गेहूं पड़ा था, हमारे काम नहीं आ रहा था, हमको उसके रख रखाव का लग रहा था, उसमें डैमेज भी हो रहा था। हमने लाखों टन गेहूं देश में और समीपवर्ती देशों को, आसपास के तमाम देशों को, और हमने यूक्रेन संकट में भी और गेहूं का निर्यात किया है। और इस नाते हम चारों तरफ से इस प्रयास में है कि हम देश के अंदर आम आवाम की थाली, आम आदमी की रोज की आवश्यकता की वस्तुएं ये उसको मिलती जाए। और यदि किसी कारण से अत्यंत गरीब लोगों के साथ कोई दिक्कत है, भाई साहब ने मांग कर ली तो 80 करोड़ लोगों को जीवन भर दिया जाए। ये कांग्रेस का एजेंडा हो सकता है कि गरीब को गरीब बनाए रखा जाए। आज ये परिस्थिति वो तो अपाहिज बनाने की भी बात कर रहे हैं कि ये जो सरकार है वो अपाहिज बना रही है और मखौल उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं 80 करोड़ लोगों को दिए गए धान्य की। पर आप देखिए कि कोई मोदी जी भर ने नहीं किया ये, पूरे देश के तमाम संगठनों ने, सामाजिक संस्थाओं ने, मंदिरों ने, मस्जिदों ने और नागरिकों ने अपनी जेब से कोरोना के समय में गरीबों को भोजन बांटे, गरीबों को पैकेट बांटे और तमाम प्रकार की सामाजिक गतिविधियां हुई हैं। और इसका हम मखौल उड़ाए, ये जिंदगी भर बटना चाहिए। और ये इनको देख करके हम वो बना रहे हैं, नाकारा बना रहे हैं, निकम्मा बना रहे हैं। अरे आरक्षण दे करके क्या हम नाकारा निकम्मा बना रहे थे कि आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, होता हुआ चुनाव आपने पंचायतों का रुकवा दिया, हम गल्ला बांटे हैं तो हम लोगों को नाकारा बना रहे। गरीब की थाली में रोटी नहीं जाती तो अच्छा काम होता। आप चिंता मत करिए, हमारा एजेंडा कांग्रेस का एजेंडा नहीं है। हम जनधन खाते गरीबों के जब खुलवा रहे थे तब भी आप मजाक उड़ा रहे थे। पेंशन का आधा पैसा लोग खा जाते थे, वृद्धावस्था और विकलांग पेंशन तक, जैसे विधवा पेंशन, उसको सीधे बैंक में बेच करके इसी सरकार ने लोगों का पाई उनके जेब तक पहुंचाने का काम किया। और क्या कहेंगे अश्विनी आंडा जी? देखिए सच्चाई ये है और पर्दे की कहानी जो है पीछे की, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो गलत निर्णय लिया लॉकडाउन का, उसकी वजह से हमारा जो एमएसएमई सेक्टर था, जहाँ जो कारोबार था वो पूरी तरह से तबाह हो गया। और उसके बाद सरकार ने कोई भी आर्थिक मदद उन व्यापारियों की नहीं की जिनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए थी, जिनकी सरकार की गलतियों से कामकाज बंद हो गया। और सरकार ने सिर्फ और सिर्फ लोन देने का काम किया। अब ये जो लोन के तहत वह उनके ऊपर और टैक्स लगाकर इस तरह का कर्ज बढ़ाकर ये वसूली करना चाहते हैं, रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं। लेकिन हमें लग रहा है कि हम पूरी तरह श्रीलंका की अराजकता की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से श्रीलंका में अराजकता फैल चुकी है, महंगाई ना रुकने के कारण जिस तरह के श्रीलंका के हालात हुए हैं, उसी तरह भारत के हालात बनते जा रहे हैं, क्योंकि सरकार के पास रेवेन्यू जनरेट करने के लिए और कोई साधन नहीं है। आपकी बात मान ली, टैक्स वसूल करने के आपकी बात मान लिया अश्विनी आंडा जी। आप एक मजबूत विपक्ष के तौर पर हमेशा से भूमिका निभाते आए हैं, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, राहुल गांधी आते हैं
उसके बाद में कहते हैं कि ये आंदोलन जब तक चलेगा तब तक महंगाई कम नहीं होगी। सिलेंडर पर माला पहना देते हैं, कभी बैलगाड़ी पर मोटरसाइकिल और ये सारी चीजें कर देते हैं, लेकिन उसके 2-4 दिन के बाद में ये सारी चीजें दिखती नहीं। सरकार पर दबाव ही नहीं बना पा रहे हैं विपक्ष, तो फिर कैसे किस तरीके से महंगाई कम होगी? देखिए, आज सरकार सुनने को कहाँ तैयार है ये बताइए। तो दबाव तो बनाना आपका काम है ना सर। सरकार तो सीधा डिक्टेटरशिप पे आ गई है। अब आप चाहते हैं कि हम लोग तोड़फोड़ करें, सरकारी संसाधनों का नुकसान करें, लोगों की प्रॉपर्टी तोड़ें, हाँ। तो फिर आपको लगेगा कि हाँ, विपक्ष कहीं पर जो है वो मजबूत है। हमारी ऐसी कभी भी मंशा नहीं रही है, और ना ही ये भारतीय जनता पार्टी का काम है कि लोगों की प्रॉपर्टियों को तोड़ना, दंगा करना और सार्वजनिक जो चीजें हैं उनको तोड़ मतलब जो अभी प्रॉपर्टियां तोड़ी हैं वो सारी चीजें करी हैं, वो गुंडागिर्दी करी है साफ तौर पर। आपके कहने का मतलब ये है आपके सामने है जिस तरीके से मतलब उन्होंने जो चीजें की थी, जो गुंडे माफिया थे जिनके नाम पर सैकड़ों दर्ज थे केस, अगर उनके घर प्रॉपर्टी तोड़ी है तो गुंडागिर्दी करी है। बहुत अच्छी बात है। क्या कहेंगे आप शंकर लाल तिवारी जी? यहाँ तो मुद्दा कुछ और ही निकल गया। शंकर लाल जी, मुद्दा तो कहीं और ही चला गया है। नहीं, आप फिर से प्लीज गाइड मी। बिल्कुल, यहाँ पर महंगाई की बात कर रहे थे, उसके बाद में मैंने कहा कि दबाव जो है वो विपक्ष बना ही नहीं पा रहा है। तो इनका कहना है कि बीजेपी की तरह तोड़फोड़ हम नहीं कर सकते, हम घरों पर बुलडोजर नहीं चला सकते हैं, हम तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं। तो आपको मैंने इनको बुलडोजर नहीं चलाना था। हाँ। ये अपने आप को गांधीवादी पार्टी के लोग कहते हैं। हाँ। गांधी ने अंग्रेजों से लोहा लिया था और सत्याग्रह करना था, जन आंदोलन करना था, जनता के बीच में जाना था, पर जब कोई वजह नहीं है, हाँ। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें खुद आगे बढ़ करके और तमाम दैविक विपत्ति हो और चाहे युद्ध की विपत्ति हो, उसमें सरकार आगे खड़े होकर के गरीब को, आम आवाम को और राहत देने के लिए तुली हुई है। हर तरीके से भोजन हो, चाहे उसकी शिक्षा का मामला हो, दवाई के मामले में भी रहे थे, झूठ बोल रहे थे कि 15% दवाई के भाव बढ़ा दिए। अरे मोदी जी ने पहली बार जीवन रक्षक औषधियों की दवाई के रेट घटाए, और इतने ही नहीं, हर शहर में, हर जिले में उन्होंने जैविक दवाइयों का टैक्स बढ़ गया। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 करोड़ लोगों की दवाइयाँ बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में, जिनके वो पैसे नहीं चल सकते, तो वहाँ उनकी दवाइयाँ हुई मुंबई, दिल्ली और लखनऊ के नर्सिंग होम। विधायक जी, वो आयुष्मान कार्ड है जिसका हॉस्पिटलों में इलाज ही नहीं होता है। 6-6 महीने लोग अपना कार्ड लेकर हाथ में पकड़कर स्वर्ग सिधार जाते हैं। वही आयुष्मान कार्ड। आपको अगर सिर्फ रोना है तो रोइए, अन्यथा आपने गूगल खोल लीजिए और या तो मीडिया वालों से पूछ लीजिए। 5 करोड़ से अधिक लोग आयुष्मान कार्ड से लाभान्वित हो रहे हैं। 29 करोड़ लोग जो हैं वो हुए को जगाया जा सकता है। कांग्रेस तो सोने का बहाना करती है। एंकर जी ने कहा कि आपकी आवाज अगर सब गड़बड़ है, सब बेईमानी है, सब भाजपा गड़बड़ कर रही है, तो आप कहाँ हो मेरे मित्रों? चलिए विधायक जी, ठीक है शंकर लाल जी, सुनिए बीपीएल अपने देश को लूटा है। जो भारतीय जनता पार्टी की वजह से पूर्ति होने वाली सरकारें हैं। चलिए ठीक है, काम करने दीजिए। चलिए ठीक है सर, समय शंकर लाल जी, ठीक है शंकर लाल जी, समय की कमी है, समय की, ठीक है शंकर लाल जी, ठीक है सर, समय की कमी है। इस चर्चा को हमें यही समाप्त करना होगा। सभी ने समय निकाला और हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो आम आदमी को आरबीआई का एक और झटका यहाँ पर मिला है। रेपो रेट में 0.50% का इजाफा जो है वो कर दिया है। इससे लोन महंगा हुआ है, ईएमआई महंगी हुई है और अब महंगाई की मार से आम आदमी का जो जीना है वो एक बार फिर से दुश्वार हो गया है। अब कैसे महंगाई पर काबू पर पाया जाएगा, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल कितना ही देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।